नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। मैं इस वीडियो में कक्षा 12वीं का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 4 का जो प्रश्न दिया गया है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करूंगी। इसमें 3 खंड दिए हुए हैं। जितने भी मॉडल सेट निकले हैं ऑब्जेक्टिव के, पांचों में 3 खंड दिया हुआ है। खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है। खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम है, और खंड सी जो है ग वो पाठ्य पुस्तक से है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। गद्यांश कुछ इस प्रकार से है, देखिए। सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन हैं। अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। इसमें किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। हमारी धर्म के प्रति अंधता मिटती है। इससे हमारा प्रेम अधिक ज्ञानमय और पवित्र बनता है। यह बात लगभग असंभव है कि इस पृथ्वी पर कभी भी एक धर्म रहा होगा या हो सकेगा। यही कारण है कि लेखक विविध धर्मों में ऐसे तत्वों को खोजने का प्रयास करता है जो विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना को विकसित कर सके। अब प्रश्न 1 पूछा है, धर्म किस तक पहुंचने के साधन है? तो पहला ही लाइन में इसका उत्तर है। क्या लिखा हुआ है? सभी धर्म हमें एक ही ईश्वर तक पहुंचाने के साधन है। यानी कि धर्म कहाँ तक पहुंचा रहे हैं? हमें ईश्वर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, धर्म के प्रति अंधता मिटती है। तो धर्म के प्रति अंधता कैसे मिटती है? हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, तभी धर्म के प्रति अंधता मिटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है, धर्म का क्षेत्र कैसे व्यापक बनता है? व्यापक यानी फैलता कैसे है? तो ऑप्शन नंबर सी, दूसरे धर्मों के प्रति भी समभाव रखने से धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है। ये दोनों प्रश्न जो है उसका उत्तर एक ही होगा। चौथा क्वेश्चन है, लेखक विविध धर्मों के बीच कैसे तत्व की खोज करने का प्रयास करता है? उसका उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है, ए, जो अपने धर्म के प्रति कट्टरता का भाव पैदा करता है, बी, जो दूसरों को दुखी करता है, या सी, जो धर्म के प्रति हमारी सोच कुंठित करता है, या डी, जो सभी में सहनशीलता की भावना विकसित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है, जो सभी में सहनशीलता की भावना विकसित करता है। ठीक है, ये आंसर सही होगा। फिर है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब ये यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक का जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। काव्य इस प्रकार से है कविता, जब कभी मछेरे को फेंका हुआ फैला जाल समेटते हुए देखता हूँ तो अपना सिमटता हुआ स्व याद होता है, जो कभी समाज और गांव परिवार की बृहद परिधि में समाहित था, सर्व की परिभाषा बनकर, और अब केंद्रित हो गया हूँ मात्र बिंदु से। प्रश्न है, मछेरे द्वारा फेंके हुए जाल को समेटते हुए देखकर कवि को किसकी याद आती है? अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, स्व याद आता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्व की। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले स्व की परिधि में समाहित था। क्या समाहित था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या समाहित था। देखिए, जो कभी समाज, गांव और परिवार, 3 क्या है? बृहद परिधि में समाहित। अब यहाँ पर ऑप्शन समाज भी दिया है, गांव भी दिया है, परिवार भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मनुष्य दिन पर दिन होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? दिन पर दिन आत्म केंद्रित होता जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछेरे का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची मैं पिछली वीडियो में बताई थी कि पर्यायवाची होता है जो एक जैसा अर्थ देता हो। तो यहाँ पर मछेरे का अर्थ होता है मछुआरा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिव्यक्ति और माध्यम खंड ख से। ठीक है, प्रश्न है निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? संचार की प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। स्रोत या संचारक होता है ये, संदेश भेजा जाता है तो संचार की प्रक्रिया में है। प्राप्तकर्ता या रिसीवर ये भी होता है। प्राप्तकर्ता यानी कि संचार मतलब संदेश जो भेजा गया, ठीक है, तो वो उस संचार को प्राप्त किया तो उसको हम प्राप्तकर्ता कहेंगे, या रिसीवर यानी कि रिसीव करने वाला। ठीक है, रिसीव करने वाला। लेकिन संपादन का संचार में कोई रोल नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए 9 का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है? अब कक्षा में विचार विमर्श हो रही है तो कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, समूह में होते हैं, तो उस संचार को हम समूह संचार ही कहेंगे, क्योंकि जनसंचार तो हम कह नहीं सकते हैं, सांकेतिक संचार तो कह नहीं सकते हैं, मौखिक संचार भी नहीं कह, क्योंकि ये कक्षा में हो रही है और कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। तो कक्षा समूहवाचक संज्ञा है और एक ही साथ समूह में विचार विमर्श किया जा रहा है तो वो समूह संचार कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है? अब जनसंचार का प्रमुख कार्य होता है सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, लेकिन संपादन का कोई काम संचार में नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रश्न में ही बताई थी कि संचार प्रक्रिया में संपादन का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ भी जनसंचार संचार का ही प्रकार है, तो जनसंचार में भी संपादन का कोई काम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष, ये है ऑप्शन नंबर डी 1780 ईस्वी। नेक्स्ट, भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का क्या नाम है? अब यहाँ पर भारत में छपने वाले प्रथम अखबार कहा है, लेकिन यहाँ कहा है प्रथम हिंदी अखबार। ठीक है, तो प्रथम हिंदी अखबार है उदंड मार्दंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, उसमें हिंदी उर्दू कुछ नहीं मेंशन रहे, सिर्फ पूछिए आपसे प्रश्न कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन है, तो बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में हुआ था, जिसके संपादक जेम्स ऑगस्ट हिकी हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न हिंदी डाल देता है कि भारत में छपने वाले प्रथम हिंदी अखबार का नाम, तो उदंड मार्दंड, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 और जिसका संपादक हैं युगल किशोर शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंदिरा गांधी ने किस वर्ष प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी? तो 1980 में, क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो 1980 याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन प्रिंट मीडिया की विशेषता प्रकट करता है? अब प्रिंट मीडिया समाचार पत्र को कहेंगे, तो प्रिंट मीडिया की विशेषता बतानी है कि ये चारों ऑप्शन में कौन है। पहला है इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले समझिए कि प्रिंट मीडिया क्या है। मान लीजिए अखबार है, ठीक है, तो अखबार जो होता है, ठीक है, अखबार को हम लेते हैं तो अखबार को हम सुरक्षित रख भी सकते हैं, उसको कल भी पढ़ सकते हैं या 1 महीना बाद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 महीना बाद भी पढ़ सकते हैं या 1 साल बाद भी पढ़ सकते हैं। उस पेपर जो अखबार है उसको हम सुरक्षित रख भी सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो तीनों होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सही बात है, इसको सुरक्षित हम रखकर इसको संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। हाँ, हम पहले पेज को भी पढ़ सकते हैं, दूसरे पेज को भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़े या जोर से पढ़े, हमारी मर्जी है। ठीक है, किसी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद पढ़ा जा सकता है, ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं हम लोग।
हो सकता है हम देश विदेश की खबरों को पहले पढ़े, या बॉलीवुड जो रहता है उसको हम पहले पढ़े, या फिर देश विदेश की पढ़े, खेलकूद का पढ़े, लोहरदगा समाचार पढ़े, क्षेत्रीय समाचार पढ़े या राजधानी पढ़े। हम कोई भी पेज को पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बस्ते का बढ़ता बोझ किस प्रकार का फीचर है। टॉपिक है बस्ते का बढ़ता बोझ। ये साक्षात्कार फीचर तो हो नहीं सकता है, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। यात्रा फीचर भी नहीं है, कोई यात्रा वर्णन नहीं है। ये व्यक्तिगत भी किसी का व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में भी नहीं है। ये सभी बच्चों का है कि बस्ते का बढ़ता बोझ सभी बच्चों का, यानी कि जीवन शैली फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। कौन सा कार्य संपादक का नहीं है। अब यहां पर हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाना, दूसरा है प्रथम पृष्ठ पर छपने वाली खबरों के बारे में निर्णय लेना, तीसरा है क्षेत्र में खबरें इकट्ठा करना, चौथा है निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवाना। तो संपादक जो है ये सारे काम करता है। पहला निष्पक्ष भाव से समाचार छपवाता है, प्रथम पृष्ठ पर छपने वाले खबरों के बारे में निर्णय लेता है, निश्चित समय पर समाचार पत्र छपवा भी देता है, लेकिन क्षेत्र से खबरें इकट्ठा संपादन का काम नहीं है। संपादक का काम क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मीडिया का काम है, पत्रकार का काम है क्षेत्र से खबरें इकट्ठा करके संपादक को देना। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन अच्छे आलेख की प्रमुख विशेषता है। अच्छे आलेख की विशेषता बतानी है। तो आलेख में श्रृंखलाबद्धता का होना जरूरी है, सही है। आलेख की भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए, सही है। विरोधाभासी कथन व दोहराव से बचना चाहिए, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग खंड ग पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। और पाठ्य पुस्तक से 1922, ठीक है, 19 से 22 तक का जो प्रश्न है वो इसी काव्यांश से लिया गया है। मतलब कि पाठ से कविता दी गई है और उसी कविता को पढ़ करके आपको 19 से 22 तक के प्रश्न के उत्तर देने हैं। कविता है 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। तो ये जो पाठ है, ये पाठ विष्णु खरे द्वारा रचित एक कम कविता से लिया गया है। इस कविता में विष्णु खरे जी ने 1947 के बाद, आज़ादी के बाद का जो मालामाल हुए हैं, जो व्यक्ति अमीर बने हैं, वो कैसे धोखाधड़ी करके गलत गलत तरीके अपना करके पैसे वाले बने हैं, उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। और यहाँ पर उन क्या बोलेंगे, लाचार व्यक्तियों का भी वर्णन किया है, भिखारी व्यक्ति का वर्णन किया है, जो भिखारी तो हैं लेकिन ईमानदार है, वो गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। ये यहाँ पर कविता का अर्थ है। अब प्रश्न देखिए, किस चीज़ के लिए लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। अब यहाँ पर एकदम स्पष्ट दिया हुआ है, 25 पैसे, चाय या 2 रोटी के लिए। ठीक है, अब ऑप्शन में 25 पैसे भी दिया हुआ है, एक चाय भी दिया हुआ है, रोटी भी दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। अब ये जो कविता है, मैं अभी ही बताई कि ये कविता जो है एक कम कविता से लिया गया है, एक कम कविता से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने किन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। तो ईमानदार लोगों के प्रति, क्योंकि धोखेबाज के प्रति नहीं, लालची के प्रति भी नहीं, और मक्कार, ये लोग तो गलत गलत तरीकों से अमीर बने हैं, धोखेबाजी करके, लालची करके, मक्कार करके। ठीक है, तो जो पैसे वाले अमीर हैं उनको धोखेबाज कहा है, लालची कहा है, मक्कार कहा है, लेकिन जो भीख मांगते हैं उनको ईमानदार व्यक्ति कहा है कवि ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद लोग विभिन्न तरीके अपनाकर क्या बन गए हैं। अब विभिन्न तरीके वो अपनाए हैं तो क्या बन गए हैं। आत्मनिर्भर बने हैं, गतिशील बने हैं, मालामाल बने हैं, या ये सभी, यानी कि ये सभी। ठीक है, वो सब क्या किए हैं, गलत गलत तरीकों से
पैसे कमाकर मालामाल हो गए हैं, गतिशील हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। 23 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें पूछा है प्रश्न, बसंत आया कविता के आधार पर बताइए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है। तो बसंत आया कविता हम पढ़े, उस कविता में कवि जो है रघुवीर सहाय, वो कैलेंडर देख करके जब उनके दफ्तर में बसंत पंचमी की छुट्टी मिलती है, तब उनको पता चलता है कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तो इसीलिए उस कविता में वो अपनी गलती को मानते हैं और कहते हैं कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है वो टूट गया है। ठीक है, तो अटूट यानी कि गहरा संबंध टूट गया है, पहले से और गहरा हो गया, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आज जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध टूट गया है। पहले मनुष्य प्रकृति को देखकर ही बता देते थे कि कौन सी ऋतु आने वाली है या कौन सी ऋतु है। ठीक है, लेकिन आज के मनुष्य को कैलेंडर पर निर्भर हो गए हैं, कैलेंडर देखकर बताते हैं कि कौन सी ऋतु आई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए, उद्बोधन प्रेरक, यानी कि उद्बोधन परक का अर्थ होता है आपको उद्बोधन करने वाली, ठीक है, आपको जागरूक करने वाली, आप में आशा का संचार करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत लेता है। जब जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना स्कंदगुप्त को ठुकरा देती है, तब उसी समय स्कंदगुप्त एक प्रण लेता है। क्या प्रण लेता है? कि वो आजीवन अविवाहित रहेगा। क्यों ये प्रण लेता है और क्यों देवसेना ठुकराती है? इसलिए देवसेना स्कंदगुप्त को ठुकराती है क्योंकि जब देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, उस समय स्कंदगुप्त विजया से प्यार करते थे। तो स्कंदगुप्त जो है वो देवसेना को किशोरावस्था में त्याग दिया। ठीक है, इसीलिए देवसेना जब जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंच गई, तो उस समय स्कंदगुप्त उन्हें जो प्रस्ताव है उसको रखते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो जब देवसेना को स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी, तब वो उसने उसका साथ नहीं दिया, इसीलिए देवसेना उसको क्या करती है? ठुकरा देती है। और ठुकराने के बाद स्कंदगुप्त उसके सामने ही ये व्रत लेता है कि हम आजीवन कुंवारा ही रहेंगे, अविवाहित ही रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? यानी कि अपनी पुत्री का श्रद्धांजलि, तर्पण मतलब श्रद्धांजलि, किस प्रकार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अपने समस्त पुनीत कर्मों को पुत्री को अर्पित करके वो अपनी पुत्री का तर्पण करता है। अगला प्रश्न है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? पहला है, निराशा में आशा का संचार करता है, सही है। मनुष्य की पीड़ा को हर लेना चाहता है, ये भी सही है। संसार की विसंगतियों को दूर करने के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा देता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गीत गाने दो मुझे, ये जो कविता है, इस कविता में निराला ने लोगों में जो निराशा भर गई है, जीवन से हार चुके हैं, उन लोगों में जीवन का संचार करते हैं, आशा का संचार करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कविता जो है वो मनुष्य की जो पीड़ा है, जो थक गए हैं अपने जीवन में, हार मान चुके हैं, वैसे लोगों को संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनके अंदर आशा की नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, वो भी पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है। इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न संख्या 28 से 31 जो है उसका उत्तर देना है। गद्यांश यहाँ पर है दिया हुआ है, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है
किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे, पुर्जे गिन ले, उन्हें खोल कर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा दे। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस लघु निबंध से ली गई हैं? तो ये जो निबंध है वो सुमिरनी के मनके पाठ के घड़ी के पुर्जे से ली गई है, क्योंकि सुमिरनी के मनके में 3 लघु निबंध है। ठीक है, उन 3 लघु निबंध में पहला है बालक बच गया, दूसरा है ढेले चुन लो, तीसरा है घड़ी के पुर्जे। तो यहाँ पर घड़ी के पुर्जे से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न, कान ढलकाकर का अर्थ क्या है? कान ढलकाना ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कान खोलकर सुनना। ठीक है, तो कान खोलकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लेखक ने किसका रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया? तो लेखक धर्म के रहस्य को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, यानी कि जानकार थे। प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी, कितनी आयु थी? ये सुमिरनी के मन के बालक बच गया पाठ से है, और ये 8 वर्ष की आयु के था वो प्रधानाचार्य का बच्चा। ठीक है, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा का क्या अर्थ है? ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है कोई जिम्मेदारी का ना होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें शामिल जो नहीं था वो है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है? आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से अज्ञे ने ये लाइन कहा है, ढेले चुन लो लघु निबंध से लिया गया है। इसका अर्थ होता है वर्तमान भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि वर्तमान जो है वो भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सुभागी किसकी पत्नी थी? ये बार बार ये प्रश्न आया है, सुभागी भैरव की पत्नी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, तुम खेल में रोते हो यह किसका कथन है? और ये जो आंसर है वो होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घीसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए घीसू। अगला प्रश्न है, सूरदास किस अंग से दिव्यांग था? दिव्यांग मतलब किस एक शरीर के अंग से वो दिव्यांग था। ठीक है, तो वो दृष्टिहीन था, दोनों आँख से वो क्या था? अंधा था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर 3 ऑप्शन, नंबर डी में तो कोई है ही नहीं, लेकिन यहाँ तक 3 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सूरदास को लेकर सही है। पहला है, सूरदास ने प्रतिशोध लेने का प्रण लिया, गलत, एकदम ये गलत है। दूसरा है, सूरदास में अदम्य जिजीविषा और संघर्ष का भाव था, सही है। सूरदास एक बेबस एवं लाचार व्यक्ति था, गलत है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा और संघर्ष का भाव था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 5 का जो प्रश्न दिया हुआ है उन सारे प्रश्नों का आंसर हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।